हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। हम लोग थीम 8 को स्टार्ट करते हैं। थीम 8 इज़ बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स इन इंडिया एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो देर आर टू एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर ब्रॉडली। पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स हमारे यहाँ पर क्या क्या थे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कैसे हुआ, वो एक अलग चर्चा है, बट दोनों को एक ही थीम में समझेंगे, इंटर रिलेटेड है, बिकॉज दे आर बोथ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली imbalanced development created by the British, and we also had the problem of absolute neglect of agriculture, which was purely commercialized in nature to suit the British interests. तो हमारे यहाँ पर ये जितने भी चैलेंजेस थे एग्रीकल्चर को लेके, पॉवर्टी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अब समय आ गया था भारत को आज़ाद होने के बाद कि वो इन चैलेंजेस को मिटिगेट करे। दोस्तों, हमारे सामने दो बड़े मॉडल्स थे। पहला मॉडल था कि हम लोग अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लेते। कैपिटलिज्म में ये बात की जा रही थी और अमेरिका इस चीज़ का प्रचार भारत के ऊपर कर रहा था कि इंडिया, अगर आप कैपिटलिस्ट बन जाते हो तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है एक तरीके से आएगी और वो पूरा मार्केट आपकी इकोनॉमी के सारे प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई अपने आप कर देगी। तो ये बात बोली जा रही थी कि मार्केट को मौका दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो जब हम मार्केट शब्द का प्रयोग करते हैं तो द वर्ड मार्केट हेयर मीन्स द प्राइवेट सेक्टर। तो अमेरिका की तरफ से ये चीज़ थी, एक चीज़ की मुहिम चल रखी थी, एक मूवमेंट चल रखा था उस समय कि आप कैपिटलिज्म को अपनाइए। दूसरा हमारे सामने एक ऑल्टरनेटिव था सोशलिस्ट मॉडल का। सोशलिस्ट मॉडल जो था ये फ्रेंड्स हमारा एक तरीके से सोवियत यूनियन की तरफ से आया। सोवियत यूनियन ने ये बात बोली कि भाई इंडिया, अगर आपको एक तरीके से डेवलप होना है तो आपको कम्युनिटी ओनरशिप करना होगा। कम्युनिटी ओनरशिप में क्या होगा कि स्टेट हर चीज़ का कंट्रोल करेगा, लोगों की प्रॉपर्टी का भी और सारे रिसोर्सेज का भी, और इसके तहत वो डिसाइड करेगा कि चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो, कंट्री का बेनिफिट हो, इकोनॉमी का बेनिफिट हो और हर एक इंडिविजुअल का बेनिफिट हो। जब हमारे सामने ये दो मॉडल इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, तो हमने सरप्राइजिंगली इन दोनों मॉडल्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया। हमने ये बोला कि देखिए, हमारे चैलेंजेस यूनिक हैं, हम अपने अलग प्रकार के चैलेंजेस रखते हैं और इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए किसी दूसरे की बताई हुई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने फ्रेंड्स एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को डिसाइड किया, कंसेप्चुलाइज किया। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात एक्सप्लेन करी कि हम एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ऐसा बनाएंगे कि जिसमें स्टेट रहेगा, जिसमें स्टेट की प्राइमेसी रहेगी, स्टेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वो इसलिए रोल प्ले करेगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर कल को प्राइवेट सेक्टर इंडिया में आना भी चाहता है तो वो प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए जो उसको एक बेस चाहिए वो स्टेट ही दे सकता है। दूसरा, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में ये बात भी बोली कि उन एरियाज़ और डायमेंशंस में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इंडिया में अभी ऑलरेडी है, उन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर अपने आप को नर्चर करता रहे। अब ये प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी कहाँ था फ्रेंड्स? जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था 1914 में, तो उससे पहले इंडिया में भी थोड़ा सा कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा था। हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान थोड़े से कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने बेसिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी शुरू करी थी, और ये कैपिटलिस्ट जो थे ग्रेजुअली इवॉल्व करते गए और इन्होंने इकोनॉमी में थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में अपना प्रेजेंस बना रखा था। तो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल वॉज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट, इट वॉज नॉट एंटी प्राइवेट सेक्टर, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट प्रो प्राइवेट सेक्टर। हमने सिर्फ ये बात बोली कि देखिए, लॉन्ग रन में मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने ये बात बोली कि लॉन्ग रन में हम चाहते हैं कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आए, डोमिनेट करने के लिए नहीं, बट आए और डेवलपमेंट में हमारी मदद करे। लेकिन इंडिया में अगर लॉन्ग रन में प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसको आने से पहले हमारे को प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बेस बनाना है, हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, हमें प्राइवेट सेक्टर को आने से पहले लोगों को इनकम देनी है। अगर लोगों के पास इनकम होगी तो लोगों का कंजम्पशन होगा, अगर लोगों का कंजम्पशन पैटर्न इम्प्रूव होगा तो लोग सेविंग करेंगे, और अगर लोग सेविंग करेंगे तो वो सेविंग्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइज़ करके उनको एक तरीके से इंडस्ट्री में यूज़ कर सकती हैं। और अगर लोगों का कंजम्पशन होगा तो इस कंजम्पशन की वजह से एक चीज़ और भी ये भी होगी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आके उनकी एक वैल्यू ऑफरिंग उनके सामने पेश कर सकता है, विच विल बी अ डाइवर्स वैल्यू ऑफरिंग।
तो देखिए हमारा थॉट बहुत क्लियर था फ्रेंड्स, हमने ये बोला कि हमारे को एक अपना मॉडल बनाना है, एक अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड दैट स्ट्रैटेजी वाज इवेंचुअली कंसेप्चुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में आर इनिशियल फोकस वॉज कि देखिए इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी, और एग्रेरियन इकोनॉमी है तो हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, और अगर हम चाहते हैं लॉन्ग रन में प्राइवेट सेक्टर आए तो हमें ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल बेस भी बनाना है। तो ये सारे एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूट करने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बनी। तो प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा टास्क फ्रेंड्स ये था कि प्लानिंग कमीशन सोसाइटी के रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनको चैनलाइज करना है, इस पूरे थॉट को वो एक तरीके से समझेंगे। उसके बेसिस पे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हम एक्सपर्ट्स बिठाएंगे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में स्पेशलिस्ट्स बिठाएंगे, तो ये पूरा एक प्लान बना के कि ये एक तरीके से हमारे सामने एक थॉट रख के गवर्नमेंट को दिखाएंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि देखिए अभी हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, इन रिसोर्सेज को ऐसे एक्सपैंड करेंगे, प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुअली ऐसे आएगा, स्टेट को इन रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो प्लानिंग कमीशन एज अ बॉडी को कंसेप्चुअलाइज किया गया। दैट बॉडी बिकेम द फल्क्रम ऑफ और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर इंटायर अप्रोच for the purpose of development of the entire architecture of our economy, our society। तो दोस्तों हमने फिर इसी तरीके से जो प्लानिंग कमीशन बनी उसने मल्टीपल 5 ईयर प्लान्स बनाए जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। मल्टीपल 5 ईयर प्लान्स में हमारा ब्रॉड थॉट हमेशा यही होता था कि हम नंबर 1 एग्रेरियन इकोनॉमी को सपोर्ट करें, बिकॉज इंडिया वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। हम साथ में इंडस्ट्रियल बेस को बनाएं, पर हमारे साथ हमारा जो प्लानिंग का एक्सपीरियंस है उसमें ना फ्रेंड्स एक इशू रह गया। आर थॉट्स वर वेरी क्लियर कि वी वांट टू डेवलप एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वी वांट टू ऑल्सो साइमल्टेनियसली वर्क ऑन डेवलपिंग एन इंडस्ट्रियल बेस, बट द प्रॉब्लम वॉज वी हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्स। एंड उस लिमिटेड रिसोर्स में क्या हुआ फ्रेंड्स कि मेजॉरिटी पैसा जो है वो एग्रेरियन इम्प्रूवमेंट में लग गया। अब वो एग्रेरियन इम्प्रूवमेंट में लगाने का कारण ये नहीं था कि भाई हमारे को कोई एग्रीकल्चर में कोई बहुत दिलचस्पी थी, बट एक चीज़ मत भूलिएगा कि एक पॉलिटिकली स्पीकिंग पॉलिटिकल वोट बैंक जो था पूरा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्रेरियन सेक्टर में था। पॉलिटिकल वोट बैंक जो था वो एग्रेरियन कम्युनिटी के हाथ में था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे निर्भर थी। तो एग्रीकल्चर में अपीजमेंट करना एक रिक्वायरमेंट बन चुका था पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। तो उनको भी ये लगता था कि भाई एग्रीकल्चर में अगर ग्रेजुअली डेवलप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को सपोर्ट और एक्सेंचुएट करने के लिए जो हमारा थॉट प्रोसेस हमें चाहिए वो हम नर्चर करते रहेंगे। इस कारण से क्या हुआ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं हमारा जितना भी लिमिटेड रिसोर्स था दैट गॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर पार्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थोड़े से रिसोर्सेज साइडलाइन हुए, थोड़े से रिसोर्सेज को साइडलाइन करके उनको यूटिलाइज करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाई। पर ऑब्वियस सी बात है, जैसा आप जानते हैं और हमारा पूरा प्लानिंग का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में एक क्राइसिस की सिचुएशन आई। क्योंकि देखिए जब रिसोर्सेज को डाइवर्ट एग्रीकल्चर के लिए किया गया तो एग्रीकल्चर कोई बहुत अग्रेसिव लेवल पे भी डेवलप नहीं हो पाया, पर हाँ एग्रीकल्चर में बड़े सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हुई, फिर 1980s में टेक्नोलॉजी मिशंस आए। तो एग्रीकल्चर में जो आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमी में पढ़ते हो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ। पर एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की वजह से ये नहीं हुआ कि जो रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी वो उसी पे डिपेंडेंट रह के अपनी इनकम्स को इतनी बढ़ा पाई कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए वो स्पेस क्रिएट हो गया कंजम्पशन के पर्पस के लिए। तो जो पॉइंट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे प्लान्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मॉडल था वो ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रेजुअली कंट्री की कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे, ताकि हम स्टेट के इंटरवेंशन से अगर लोगों का कंजम्पशन बढ़ा दें, उनकी सेविंग्स बढ़ा दें, तो कल को जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो दे विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई। और दूसरा क्या हुआ कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास, वो लिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि हम लोगों ने मेजॉरिटी एग्रीकल्चर में लगा दिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा डेवलप नहीं हो पाया।
और होने क्या लगा कि इवेंचुअली आदमी एग्रीकल्चर से फ्रस्ट्रेट होके जब बाहर निकलने लगा तो उसके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं था नौकरी करने के लिए। तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट परपेचुअली रही, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में परपेचुअली रही, ग्रोथ रेट्स भी बड़े लिमिटेड और लो रहे बिकॉज ग्रोथ वॉज मोर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड लेस डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्री। तो 1990s में इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में क्राइसिस भी हुआ। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि वी डिसाइडेड कि नाउ लेट द प्राइवेट सेक्टर कम, लेट अस लिबरलाइज our economy, let the private sector come and make entry into those areas where the government has not been able to perform। पर प्रॉब्लम क्या हुई फ्रेंड्स कि प्राइवेट सेक्टर जब लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में आया तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि भाई इंडिया का एसेट ये है कि इसके पास पॉपुलेशन है, तो उसने उस पॉपुलेशन को शॉर्ट टर्म स्किल दे के उनको सर्विसेज सेक्टर में अपनाना शुरू कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना गेन देखा, उसने कहा कि भाई पॉपुलेशन है, इसको स्किल दो, इसको अब्जॉर्ब कर लो। और ये स्किल दे के अब्जॉर्ब करना जैसे ही शुरू करना हमने शुरू किया तो आप देखिए कि अर्ली 2000s में जब अपन लोग 21st सेंचुरी में एंटर करें तो वो Y2K वाला जो एक एरा आया उसमें एक हमारे यहाँ पर एक IT बूम आ गया, क्योंकि IT इज़ ड्रिवन बाय अ स्किल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ कि भाई जिसके पास IT का स्किल है उसको स्किल दिया और उसको उससे अपन ने ग्रोथ करवा ली। तो आप समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि हम लोगों ने सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर जो आया लिबरलाइजेशन के बाद वो अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप अप नहीं कर पाया, बिकॉज उसको लगा कि भाई कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं क्यों करूं, वो तो स्टेट को करना चाहिए था। अब अगर स्टेट ने नहीं किया तो मैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोटिव के लिए इसी में जाऊंगा जहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रहा है। तो इस कारण से फ्रेंड्स की इंडिया की इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस आ गया कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर पे चले गए, लेकिन जो बीच का जो सेगमेंट था मैन्युफैक्चरिंग वाला वो निगलेक्टेड रहा। आज की डेट में अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की अप्रोच अपना रही है। तो आज की डेट में जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज की डेट में जब हम PLI देते हैं कि हम एक तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग क्लास सो दैट मिसिंग एलिमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई। नो डाउट इट वॉज एन एरर, बट द गुड थिंग इज़ कि फ्रेंड्स कोई गलती भी करता है तो गलती से सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ इंडिया ने सीखी। और सीखने के बाद आज की डेट में आज जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो गए, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इंडिया बिकमिंग एंड हैविंग एन एस्पिरेशन टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया। तो ये सारे एफर्ट्स जो हैं कलेक्टिवली अब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज में हमारा प्रोग्रेस है, एग्रीकल्चर में हम लोग अब सेल्फ सफिशिएंट हैं, अब हम एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग में लाना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको जो हमारा पूरा एक फिलोसफिकल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स था वो इस छोटे से वीडियो से क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स, और उनमें बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे हम लोगों ने ओवरकम किया। थैंक यू।